नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए है और भी बाकी भर्तियों के लिए सेम मैथ वर्क करता है। तो आज हम इसमें क्योंकि जनरल ड्यूटी डाले हुए हैं जीडी के लिए, एनईआर के लिए, आर्मी भर्ती के लिए, अग्निवीर के लिए, तो स्पेशल। तो आप इसको बड़े ध्यान समझिए। इसमें 15 क्वेश्चन लिए गए हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए गए। 15 क्वेश्चन मतलब 15 प्रकार के। तो अगर एक प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो इसका मतलब उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना आपको बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वन बाय वन करके एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ लिखा है एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। अब यदि लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या दे रखी है, इसका मतलब विद्यालय में 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हैं। हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे 30%। 30%। अच्छा, परसेंट को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से 30%। अच्छा, 30% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या दे रखी है 255। 30% को आप ऐसे लिख सकते हो 30/100। ये किसके बराबर है? 255 के बराबर। मतलब इससे करोगे तो आपको 100% निकल के आएगा कि 100% छात्र कितने हैं। 100% लड़के लड़कियां सब निकल के आ जाएगा। ये इसको पूरा ट्रांसफर कर दो इधर, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो 100 इधर हो जाएगा और 30 में हो जाएगा। बस ये आपका ट्रांसफर हो चुका है। तो अब देखो काट दो इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 से ये वाला कट जाएगा। क्यों? 5 5 10 2 12 सभी नंबरों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा 3 की टेबल से कटता है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 3 8 24, एक बचा, अब 5 है 15 बन गया, 3 5 15 कट गए। ओके, कितना बचा आपका? तो 85 एक कम 85, एक शून्य 850। तो टोटल छात्र 850 है। यहाँ लिखना है तो लिख लो टोटल छात्र। टोटल छात्रों की संख्या चाहे लिखना, लिखने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। टोटल छात्र 850 है। इसमें से अब बताओ लड़कियों की संख्या तो दे रखी है 255, तो 255 घटा दो क्योंकि हमें चाहिए लड़कों की संख्या। तो 255 घटा दो, इधर घटा लेते हैं 850 में से 255। 10 में 5 जाएगा तो 5, ये बचा 4, एक इससे उधार लेंगे कैरी, तो 4 से 14 बन जाएगा। 14 में 5 जाएगा तो 9, ये 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। 595 किसमें है? डी नंबर। इस तरीके से डी नंबर में आपने राइट आंसर कर दिया। ये आपका सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30 से 53 से और 69 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे? हमें वो संख्या नहीं पता कि किससे हम विभाजित करें इनको कि ये सब समान शेष बचे, ये तो पता ही नहीं है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर से दूसरे नंबर से माइनस करेंगे, पहला काम, क्योंकि हमें समान शेष बचाना है। तो देखिए इसमें बड़ा नंबर ये वाला है 53, तो 53 को यहाँ लिखो। सबसे बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, इस छोटे वाले से थोड़ा बड़ा है। तो 53 में 30 घटाना है, क्योंकि 53 में 30 घटाना है। और अगले वाले एक स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि 3 नंबर इसी का बनाना है, 3 नंबर और बनाना है अलग। तो 53 में 30 घटाएंगे, जो आएगा सीधा लिख देंगे। इसके बाद 53 से बड़ा कौन है? 99 है। 99 है तो 99 को यहाँ लिखो और इसमें से 53 घटा दो, मतलब इससे छोटे वाले को घटा दो, जो आएगा तो दूसरा नंबर बन जाएगा। एक नंबर और बनाना है, तो बड़ा नंबर 99 है, 99, इसी में से 30 घटा दो, तो -30 कर देते हैं। तो ये आपका देखो 53 में से भी 30 घट रहा था, 99 से भी 30 घट रहा, तो कोई बात नहीं। पहले इस बड़े से छोटा, फिर इस बड़े से ये छोटा, फिर एक बार हम क्या किए, इससे इसको घटा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो चलो आंसर लिखते हैं, क्या आएगा? 53 में 30 घटाओगे 30 20
और यहाँ आ जाएगा 23, 23। इनमें घटाओ तो 9 में 3 जाएगा 6 और 9 में 5 जाएगा 4, 46 बन गया। इसमें घटाओ, 9 में 0 घटाओगे तो 9 ही रहेगा 9, और 9 में 3 घटाओगे तो 6। ये नंबर बन गए हमारे ये। अच्छा, इन नंबरों का अब लेना HCF। क्यों बोला जा रहा है वहां बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब होता है HCF लेना। तो अब इनका HCF हमें देखने से पता चल रहा कि सबसे बड़ी 23 ऐसी संख्या है, 23 कि जो सभी नंबरों को काट रही है। तो 23 में हम ऐसे ओके कर देंगे इस तरीके से। 23 आपका सही जवाब होगा। लेकिन आया कैसे, तो हम देखते हैं यहाँ 23, दूसरा नंबर है आपका 46 और यहाँ है 69। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो चाहे महत्तम समापवर्तक बोलो, दोनों एक ही चीज है। महत्तम को इंग्लिश में, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF बोलते हैं। इनमें सब में कॉमन 23 है। 23 आप बाहर निकालोगे, एक कम, दुआ और तिया, ये पूरा कट गया। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसलिए 23 आंसर हो गया। अब तुम काट के देखना तो देख लो, सब में जितना शेष एक में बचेगा उतने सब में शेष बचेगा। देखना कैसे, 23 एक कम 23 काटोगे, 30 में से 7 बच जाएगा। 23 दूना 46 काटोगे, इसमें 7 बच जाएगा। 46 7 53। 23 चौको कर दो तो 23 चौको करोगे अगर 4 बार करोगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 4 तिहाई 12 की 2 हासिल आए 1, 4 दूनी 8 1 9, 5 नए हो गया। अब 5 नए में 7, इसमें भी 7 बच रहा था ना 7, 7 अगर प्लस कर दोगे तो 99 हो जाता है। मतलब ये भी आपका कट रहा है। बराबर सब में 7 7 बचे रहे। आप इस 23 से किसी को काट के देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब अंग्रेजी वालों छात्रों को भी इसी में बता देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनका मल्टीपल ये है। इनमें दो नंबर का गुणनफल शामिल है। ये दो नंबरों का गुणनफल है। इनका महत्तम, महत्तम मतलब HCF, महत्तम को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 हो और उनका लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लघुत्तम को बोला जाता है। बस चालू कर दो। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लघुत्तम गुणे महत्तम, LCM गुणे HCF के। बताते हैं कैसे। ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, इसमें थोड़ा लॉन्ग विधि से बता देते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी इसके बन जाएगी। तो पहली संख्या गुणे होती है दूसरी संख्या, अब बराबर हो जाएगा LCM, LCM मतलब लघुत्तम, अब गुणे HCF। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ये लाइन को। चलो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बराबर हो जाएगा LCM गुणे HCF के बराबर हो जाता है। ये एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, बस हो गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको याद हो जाएगा। अब ये दो संख्याओं को गुणन है, मतलब इसमें पहली या दूसरी दोनों संख्या शामिल है। इसको एक साइड में लिख लो, 4725 एक साइड में लिख लिया। और दूसरी में आपको क्या पता है, HCF पता है। HCF पता है, LCM नहीं पता। तो LCM को ऐसे लिख लो LCM, और HCF पता 15 है तो आप 15 लिख लो, गुणे 15। एक पता है,
अब हमें पता है कि एलसीएम न चाहिए मुझे, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है ये। देखो एलसीएम को यहीं रहने देंगे, इस नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो, मतलब इसके गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा। 4725 और डिवाइड बाई में हो जाएगा 15। 15 से इसको डायरेक्ट काटो, कटेगा। देखो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 3 45, 15 3 45, क्योंकि 15 पहाड़ा आपसे बनता है, नहीं तो आप 5 5 से काटोगे, एक बार 5 से, एक बार 3 से, है ना। 15 3 45, इसमें बचेगा 2, 47 था ना, तो ये 45 कट गया तो 2 बचा, और आगे वाला 2 ले लो, तो 15 एकम 15 जाएगा, बस एक ही बार पहाड़ा जाएगा इस बार। इसमें बचा 7, और आगे 5 ले लो, 75 बन गया, तो 15 बचे 75। इतनी बार में ये पूरा कट गया आपका। कितनी बार में? 15 से 315। एलसीएम आपका क्या आ गया? 315 किसमें है? ए नंबर में। इस तरीके से आपको ए नंबर ट्रिक कर देना है बस। अच्छा, ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया ना, ये फार्मूला, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख के बताओगे। देखो देख के बताओगे कि ये दोनों नंबरों का गुणनफल हो गया एक साइड में, और इसी के भाग में इसको कर दोगे, इस डायरेक्ट एकदम। लेकिन जब ये याद रहेगा तब। आपने देखा है दोनों का गुणनफल है, तो आप लिखोगे 4725। आपने देखा कि एक साइड ये होते हैं तो नंबर नंबर साइड आ जाएगा, इससे सीधे भाग दे देना, इसको काटोगे, अब काटने पर आपको 315 मिल जाएगा डायरेक्ट एकदम। तो आपको डायरेक्ट भी आंसर ट्रिक भी बताए और साथ में, लेकिन ट्रिक आपका तब काम करेगा जब आपका थोड़ा सा बेसिक मेथड पता होगा तो। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो होता क्या है, ट्रिक भूल जाता है। यहां पर बोला जा रहा है एक काम को ए बी 12 दिन में, सी ए 20 दिन में, और बी सी 15 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ को, एक कार्य को, तीनों मतलब मिलकर एक साथ कार्य को करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। तो चलो इसको समझते हैं कि ऐसे सवाल को लगाते कैसे हैं। तो इसको लगाने के लिए ऐसे लिखते जाओ, ए बी किसी कार्य को करते हैं, मान लो एक ही काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ओके। सी ए मतलब सी ए कितने दिन में कर रहा है? एक ही काम को 20 दिन में कर रहा है, मतलब 1/20, एक काम को 20 दिन में कर रहा है। अब बीसी काम कर रहा है, एक काम को 15 दिन में करे, मतलब दो आदमी मिलके इतना काम कर रहे हैं। दो आदमी मिलके ए बी मिलेंगे तो एक काम को 12 दिन में करेंगे, अगर सी ए मिलेंगे तो एक काम को 20 दिन में करेंगे, दो दो आदमी में। अब बीसी मिल जाएंगे तो बीसी करेंगे 15 दिन में। ऐसे देखो इनका सबका ले लो एलसीएम। आज देखो कि ए भी 2 बार है, बी भी यहाँ 2 बार है, और सी भी 2 बार है, तो इनका एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं आगे। 12 20 15। एलसीएम भी लेने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं क्या? सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर 20 है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसमें अब एलसीएम लेना नहीं सिखाएंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है। तो 20 में क्या इनका पहाड़ा जाएगा, टेबल जाएगा? किसी का नहीं जाएगा। तो आप इसको 40 कर दो, 20 का दुगुना, दुगुना करोगे तो 40 हो जाएगा। अब देखो क्या 40 का पहाड़ा जाएगा तीनों का? तो नहीं जाएगा। तो इसको तिगुना कर दे, इसको तिगुना, 60 बनेगा। क्या बनेगा? 60। अब पहाड़ पढ़ के देखो क्या तीनों को पहाड़ा जाएगा सबसे बड़े वाले नंबर का? सबसे बड़े वाले नंबर का हमने तिगुना कर दिया, 60 कर दिया। तो 12 पंचे 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, अब 15 चौको 60 होता है, मतलब आपका 60 एलसीएम आ चुका है। इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ। एलसीएम आपका कितना आ चुका है? 60। यहाँ लिख देता हूं 60। ओके। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट से समझेंगे। एलसीएम आ गया आपका 60। तो ये बताओ ए भी 2 बार है, तो आप इनको लिखोगे ना ऐसे 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार क्या है? ए भी 2 बार है। ओके। प्लस इनको जोड़ना है, बी भी आपका 2 बार है, अब प्लस सी भी आपका 2 बार है।
इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2a 2b 2c ये बनेंगे। इसका एलसीएम आ गया 60। अब एक एक करके करते जाओ। 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना हो तो 12 पंचे 60, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 12 पंचे 60। और जो 5 मिला 5 को ऊपर वाले से 1 से पढ़ोगे तो 5 एकम 5। 20 का पहाड़ा पढ़ो, 20 का टेबल पढ़ो, 20 का टेबल पढ़ो, 60 से ज्यादा ना हो तो 20 तिहाई 60 और 3 एकम 3 तो प्लस का 3 प्लस 15 चौको 60 और 4 एकम 4 तो यहाँ आ जाएगा 4। आया समझ में? ये सब किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पर, यहाँ लिख चलो तो ये बन जाएगा 5 3 8 8 4 12 12 बटे 60 12 बटे 60। ये कट जाएगा, 12 एकम 12 12 एकम 12 अब 12 पंचे 60 1 बटा 5। अब यहां पर बच गया आपका 2a प्लस b प्लस c, ये बराबर होगा किसके? 1 बटे 5 के, 1 बटे 5 के। देखो 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इसको भेज दो यहाँ बटे में, बस आपका ABC आपका ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा कि मतलब a प्लस b प्लस c, ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं, तीनों से काम कराना है, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? a प्लस b प्लस c, एक काम 5, ये 2 आपका गुणा में है, यहाँ बटे में आ जाएगा, गुणे में 2 यानी 1 बटे 10। ये आपका उत्तर आ गया। मतलब 10 दिन में एक काम आपका 10 दिन में पूरा होगा, 10 दिन आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप सवाल लगा के आप आंसर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा दिया है, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप इस देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लो और ट्रिक हम बता देते हैं, लेकिन ट्रिक तब बताएंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आयत क्या होता है। एक आयत का हम चित्र बना देते हैं यहाँ पर। आयत मतलब ऐसे होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको आयत बोलेंगे। मतलब अगर इसमें बोला जा रहा है एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब अंदर का ये दे रखा है क्षेत्रफल इतना है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो किसी को एक 20, चाहे इसको 20 मान लो चाहे इसको 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भुजा कोई छोटी या बड़ी बाद में देख लेंगे कौन है, तो ये 20 सेंटीमीटर है। अब हमें जानना है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब होता है ये चारों तरफ का बाउंड्री का नाम है। बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री अगर एक जगह से आप नापना शुरू करोगे, अगर ये 20 होता, ये भी जितना होता है, ये भी जितना होता है, ये भी जितना होता है, चारों तरफ को ऐड कर दोगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, परिमाप जानने के लिए 20 सेंट एक भुजा तो पता है लेकिन दूसरी भुजा नहीं पता है, तो हम इसको निकालेंगे दूसरी भुजा पहले। तो आयताकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है इसका, इस क्षेत्र का 560, इसका मतलब इसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ आयत, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई लेंथ गुणे ब्रीथ। ये आपका क्षेत्रफल का फार्मूला, ये आपको बेसिक चीज है, आपको पता होगा, हम जानते हैं। यदि आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत मतलब रेक्टेंगल, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ। क्षेत्रफल कितना है? 560 है, 560 लिख देते हैं। अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको एक कुछ भी लेंथ चाहे ब्रीथ मान लो, कुछ भी एक मान लो, तो मान लो 20 हमें पता है, बाकी नहीं पता, इसको नहीं पता, ये आपको ब्रीथ यहीं रहने दो, बी को यहीं रहने दो, इस 20 को ले जाओ इसके बटे में ले जाओ, जल्दी करते हैं इसको। ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16,
28 दूना 56 होता है, 28 आ गया। मतलब ये एक चीज 28 होगा, चाहे लेंथ चाहे ब्रीथ। अब एक होगा आपका 20, बस। तो चलो हम इसको 28 बना देते हैं, जहां 20 बनाए थे इसको 28 बना देंगे, क्योंकि ये लंबी है। और ये वाला आपका 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 20 होता ये 28 होता। तो ये तो समझाने के लिए आपको होता है कि ऐसे आयत होता है, इसकी एक भुजा कोई कुछ भी हो सकती है, एक भुजा कुछ भी होती है। हाँ, लंबाई और चौड़ाई, जितना लंबाई होगा दूसरी भुजा बराबर होगी, और जो चौड़ाई होगा तो दूसरी वाली चौड़ाई भुजा बराबर होगी। ये आयत का एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। अभी आपको दोनों भुजा लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई, तो अब इसके हिसाब से आप परिमाप निकाल लीजिए। तो एक काम करें, ऐसे तो परिमाप का फार्मूला होता है कि 4 इंटू साइड, जितने एक साइड होगा ना, सॉरी 4 इंटू नहीं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फार्मूला होता है परिमाप का। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रीथ, ये चौड़ाई। लेकिन आप डायरेक्ट जोड़ दो, देखो 28 दूना 56, ये बन जाएगा 56, ऐसे जोड़ते जाओ। ये दोनों अगर चौड़ाई चौड़ाई जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 56। ये वाला चौड़ाई जोड़ दो, 20 दूनी 40, दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 5 4 9, 96। सीधे शॉर्ट ट्रिक में देखो 96 किसमें है, ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आपका हो गया। मेन इसमें क्या काम था कि आपको एक साइड दिया था, दूसरी साइड आपको निकालना था बस। अगर दूसरी साइड आपको मिल जाए तो चारों साइड का सेम आप रख लोगे। अगर ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा, ये 28 है तो ये भी 28 रहेगा। ये सब साइड को जोड़ दो आप, बस सारी साइड आपने जोड़ दिया, ये आपका 96 आ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखना यहाँ पर एक क्या ट्रिक है। टायर होता कैसे है, तो मैं आपको टायर दिखा देता हूं कि ऐसे गोल होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं, ऐसे गोल। त्रिज्या का मतलब होगा कि जिस जगह पर आपने ऐसे 20 सेंटर से किसी भी जगह एक जगह, इस जो बाहर वाली लाइन में मिलाने वाली लाइन को त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को रेडियस बोला जाता है। 20 सेंटर से ये जो इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो ये लाइन में मिलाएगी इसको त्रिज्या बोलते हैं। टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, ये 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर समझना ज्यादा जरूरी है, आप उंगलियों में कर जाओगे। टायर की त्रिज्या तो उसका 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। जानते हो एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसका सरकमफ्रेंस एक चक्कर का निकाल दो, और जब एक चक्कर का सरकमफ्रेंस निकल जाएगा तो उसी को 50 से गुणा कर देना तो आ जाएगा। आया समझ में, इतने सेंटीमीटर 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, मीटर में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर में बाद में बदली कर लेंगे। इसका एक बार ये सरकमफ्रेंस निकाल दो, तो जिसका त्रिज्या पता होती है रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका फार्मूला हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं। इसमें सी बराबर, सी मतलब सरकमफ्रेंस, ये जो बाहर बाहर की बाउंड्री है। देखो अगर एक जगह इसमें हम कट लगा दें और इसको ऐसे लंबा कर दें तो इसकी लेंथ मिल जाएगी ना, ऐसे लंबा लंबा हो जाएगा लेंथ। तो इसका बाहर बाहर के ही सरकमफ्रेंस पहले निकाल लो, है ना। सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। मतलब इसमें से एक सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगा, तो दो गुणे इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आपको पता होगा। और आर मतलब होता है त्रिज्या से, रेडियस से, ये जो 7 सेंटीमीटर है, तो इससे गुणा कर दो 7 से। ये ऊपर की संख्या ये नीचे की संख्या आपस में कट जाएगी, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 बचा, 44 सेंटीमीटर। ये निकल के क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस निकल के आ गया 44 सेंटीमीटर। अब जानते हो इस 50 चक्कर में कितना पूरा करेगा, इसी को 50 से गुणा कर दो तो आप बोलोगे 44 गुणे 50 कितना हो जाएगा, देखते हैं। ये शून्य आ जाएगा। और देखो जीरो को गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है, जीरो सीधे नीचे उतार दो बस। कहीं भी गुणा में मल्टीपल में जीरो दिख जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लास्ट में यूनिट डिजिट साइड में 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो जितना हो डायरेक्ट आप नीचे उतार दो बस। इसका गुणा हो चुका है। अब 5 का पढ़ो, 5 चौको 20 की शून्य, कैरी है 2 2 और 5 चौको 20 तो 22, ये बन जाएगा 2200। 2200 ये आया है अभी सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलोगे, यहां लिख देता हूं 2200 मीटर ये लिखा है, चलो इसको जब मीटर में बनोगे आप देखो फार्मूला पता चल जाएगा तो आप एकदम आसान ट्रिक से कर पाओगे। 2200 ये सेंटीमीटर है, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो क्योंकि उत्तर आपका मीटर में है। आया समझ में? तो इसी को भाग कर दोगे 100 से, क्यों 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। चाहे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बोलो, एक ही चीज है। तो अब क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर बड़ी वैल्यू बदलोगे तो भाग करोगे 100 से, और 100 से भाग करने का मतलब 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के कट जाएंगे, ये बन जाएगा मीटर। अब 22 मीटर आपका हो जाएगा उत्तर। शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं और थोड़ा थोड़ा आपको समझा भी रहा हूं कि आप समझो ये आते कैसे हैं सवाल। और आपको इसको कमेंट करके बताना भी है कि आपको ये सवाल कैसे समझ में आया कि नहीं। बस ये हमने 2200 सेंटीमीटर लिखा, इसको मीटर में बदला, तो मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, 22 मीटर आपका बनेगा। 22 मीटर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपए प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपए प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय बताना है, उसकी तनख्वाह कितनी है, पेमेंट कितना है, आमदनी कितनी है, ये चीज बताना ही है। बहुत सरल है। देखो औसत आय होती क्या है, औसत आय ये होती है कि जितने नंबरों का दे रखा है, जैसे 20 श्रमिक है ना, और जितना ये दे रखा है औसत आय, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो ये नंबर बन जाते हैं। टोटल औसत आय कितने हैं वो बन जाते हैं। तो ये बताओ अगर हम 20 गुणे यहां पर करते हैं 20 गुणे 1900 कर दें तो इसका क्या बन जाएगा, टोटल नंबर जो इनका जो जिसका ये औसत आय बता रहा, औसत बता रहा ना, तो औसत की जगह ये नंबर बन जाते हैं कि मतलब 20 आदमियों का जो मजदूरी रहा होगा तो टोटल मजदूरी कितनी बन रही होगी, टोटल मजदूरी आमदनी। तो इसको गुणा करना बहुत आसान है, जानते हो कैसे? जीरो जीरो को कुछ मत करना, जीरो जीरो को बाद में ऐड कर देंगे। 19 दूनी 38, 19 टू जा 38, इसको कर दो 38, 19 टू जा 30। नंबर को नंबर से गुणा कर दिया, एक जीरो 2 जीरो तीनों जीरो को ऐड कर दो, 1 2 3, बस 1900 का 20 से गुणा हो गया। तो एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय उतनी थी, तो इसका मतलब 20 श्रमिकों का टोटल जो आय था इतना था 38,000 रुपया। आया समझ में? अब यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए, प्रबंधक को भी जोड़ दिया आपने, प्रबंधक को भी जोड़ दिया तो प्रबंधक मिलके कितना बन जाएंगे, 21 श्रमिक बन जाएंगे। पहले 20 थे, अब प्रबंधक को जोड़ दोगे तो मेंबर हो जाएंगे 21, 21। इसको अब गुणा करना क्योंकि 2000 हो जाएगा, इसी का गुणा कर देना 2000 से। ये हमने 2000 से गुणा कर दिया। अब देखो जब प्रबंधक का मिला दिया तो जो औसत आय बनी, तो टोटल तनख्वाह कितनी बन गई, टोटल मजदूरी कितनी बन गई या आमदनी। तो देखो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना, 21 दूनी 42, 21 टू जा 42,
आइए जीरो जीरो को ऐड कर दो, 1 2 3 जीरो ऐड कर दो। अब देखो प्रबंधक की आय कैसे निकल के बाहर आती है। प्रबंधक का जब जोड़े तो 42,000 में से 38,000 घटा दो तो आपका 4,000 रुपये निकल के, देखो इनके बीच का गैप अगर जजमेंट करो, नहीं तो माइनस कर लेना ऐसे। 42,000 में से 38,000 घटा दो, शून्य शून्य शून्य, अब 12 में 8 जाएगा तो 4, ये 3 में 3 जाएगा, कुछ नहीं, 4,000 बचा। तो 4,000 रुपये उसकी प्रबंधक की आमदनी थी, ये उसकी आमदनी निकल के आ गई। ठीक है, दोनों तरीके बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा सा और गहराई में जाके बता रहे हैं कि आपके दिमाग में चीज बैठे। आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 मीटर लंबे, समझना कहानी को, वृत्त मतलब त्रिज्या, ये सॉरी, ये सरकमफ्रेंस। वृत्त क्या होता है मैं उसको आपको दिखाता हूं, ये वाला वृत्त होता है। ये जो भी सर्कल में होगा ये, इसको वृत्त बोलते हैं। तो ये देखो यहां पर बोला जा रहा है 1 मीटर, मतलब अगर इसकी बाहर बाहर की बाउंड्री लिया जाए, ये वाली बाहर बाहर की बाउंड्री, ये जो बाहर बाहर बनी है, तो ये 1 मीटर है। मतलब ये उत्तर दे रखा है सेंटीमीटर में, मतलब ये 100 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर लंबा तार है ना, इसका मतलब ये 1 मीटर है पूरा। और 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। ये जो लिखा है सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बाहर बाहर का, इसका मतलब आपको वृत्त का जो ये परिधि का ये दिया, लंबाई दिया है, ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? आर की जरूरत पड़ेगी। इसकी आर, आर मतलब त्रिज्या, ये वाले को 20 सेंटर से ये जो लाइन होती है इसको आर से डिनोट करते हैं, मतलब त्रिज्या। त्रिज्या पहले निकालोगे तो क्या बनेगा? त्रिज्या का फार्मूला क्या है? तो सेम जो एक सवाल पहले आया था, C बराबर, यहां देखिए यहां कर देते हैं, क्योंकि C मतलब ये सरकमफ्रेंस, ये जो बाहर बाहर का बाउंड्री है ये डिनोट करता है। ये चीज मुझे गिवन है, ये चीज मुझे दिया गया है। C बराबर 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर मतलब मुझे ये त्रिज्या की जरूरत है अभी। तो हमें सरकमफ्रेंस पता है कि 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर दिया है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर बना के 100 सेंटीमीटर लिख लिए। और इसमें क्या दिया है? 2 दिया है। पाई की वैल्यू हमने आपको बताया था कि 22/7 होती है। 2 गुणे 22/7। अब पता क्या नहीं है? तो पता मुझे नहीं है आर, आर मतलब त्रिज्या। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि देखो ये नंबर, बस ये 100 आपका कंप्लीट है, और इसको जो है आप ट्रांसफर कर दोगे इधर, इधर ट्रांसफर करोगे नंबर को नंबर साइड में, तो इससे आपको आर निकल के चला आएगा। 100 यहां पहले से लिखा हुआ है, ये 7 आपके गुणा में चला जाएगा, ये 7 आपके गुणा में चला जाएगा, और ये जो नंबर है ये यहाँ बटे में आ जाएंगे, क्योंकि इधर ऊपर की संख्या नीचे आती है। तो 2 गुणे 22, अब बराबर जो निकल के आएगा, तो अब निकल के आएगा आर, त्रिज्या। त्रिज्या जब निकल के आएगा तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। काटो इसको, जिस जो भी कटता है तो काटो। तो 7 से तो कोई भी कटने वाला नहीं है, ये जरूर कट जाएगा 2। तो 2 से काटोगे तो आपका 2 से काटोगे तो 5 10, ये 0 आ गया, 50 बना। ये 2 से काटोगे तो यहाँ 11 बन जाएगा, 11, और 2 से काटोगे तो यहाँ 25 बन जाएगा। ओके, यहाँ 25 है, गुणे में 7 है, बटे में 11, ये बना आर बराबर, मतलब त्रिज्या बराबर। तो आप यहाँ आर बराबर लिख सकते हो, 25 गुणे 7 करो कितना हो जाएगा? तो 175 होगा। आप गुणा करके देख लेना, क्योंकि 25 चौको 100, और 6 बार करोगे तो 150 हो जाएगा, 7 बार करोगे तो 175 बन जाएगा। अब बटे में 11 है तो 11 रहेगा। ये आपका क्या बन चुका है?
रेडियस, बस। अब इधर हम लगा लेते हैं किसका, क्योंकि हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्र, ये रेडियस क्यों निकाले, क्योंकि देखो जब सरकमफ्रेंस दिया तो हमें चाहे सरकमफ्रेंस निकालना हो तो भी त्रिज्या चाहिए, और अगर क्षेत्रफल निकालना है तब भी ये वाला चाहिए मुझे, त्रिज्या, रेडियस। बिना रेडियस के आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमें 150 रेडियस मुझे मिल चुका है 175 गुणे 11, बस। अब इसका लिखा दो क्षेत्रफल का परिभाषा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी अभी हमने बताया था कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। आर का स्क्वायर मतलब ये जो त्रिज्या है ना, इसी के स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर मत करने लग जाना, स्क्वायर करने लग जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्क्वायर नहीं करना, सीधे इसी नंबर को 2 बार लिख दो, बस स्क्वायर हो गया। 175 गुणे में 175 गुणे 11, 175 बटे में 11, और गुणे में फिर से 2 बार लिख दो, क्योंकि आर का स्क्वायर है और ये चीज है 175 बटे 11। अब जो कटता है तो काट दो, तो कटेगा क्या, देखो 11 दूनी 22, कट गया। 7 से 1 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और इसमें बचा 3 और आगे है 5, 35, तो 7 पना 35, ये भी कट गया, बस। अब आपके पास क्या क्या बच गया है, 175, 25, 2। अब ये 11 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप आगे लिख लो, यहाँ पर भाग देकर देख लेंगे कितना आएगा। तो 25 दूना 50, 175 यहाँ लिख देते हैं। अब 25 दूना 50 से गुणा कर दो, 50 में देखो शून्य को गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, 5 से गुणा करना है बस आपको। 5 25 की 5, हासिलाए 2, 5 7 पना 35, 2 37 की 7, हासिलाए 3, और 5 एकम 5 3 8, 8 7 5 0। अब बटे में 11, अच्छा ऑप्शन देख के अगर आपको पहचानना है, अब इसको ऑप्शन देख के हम पहचानवाते हैं आपको कैसे। 11 से कंप्लीटली कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, मतलब जो उत्तर आएगा तो डेसिमल में उत्तर आएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। परफेक्ट, ये सारे के सारे परफेक्ट नंबर दिए गए हैं, क्योंकि देखो 11 से आप काटने की कोशिश करोगे दशमलव में नंबर आएगा, क्योंकि परफेक्ट कटना होता ना तो इधर ही कट जाता जहां पर हम काटने की कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पर काटते, अगर इसको 11 एकम 11 और बच जाता 6 5 65। अब 65 11 टेबल में नहीं आता, 66 आता है, नहीं कटता, दशमलव में आएगा नंबर। इसको आप देख के सीधे उत्तर मार दो, अभी ये इसको आप देख के उत्तर मार दो कि ये वाला उत्तर आपका राइट आंसर है, ए नंबर, क्योंकि दशमलव में एक ही उत्तर है। हाँ, अगर दो दो उत्तर होते, कोई 2 ऑप्शन होते तो आप इसको भाग करके भी करने की जरूरत थी। अच्छा, इसको भाग करके आप देख भी लेना, इस नंबर में 11 से भाग करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर बेलन क्या होता है और दूसरा उसका त्रिज्या, ये सब क्या होता, आयतन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, तभी आपसे ट्रिक बनेगा, जल्दी बनेगा। देखो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, यहाँ पर बेलन ऐसे होता है, ये हो गया आपका बेलन। बेलन मतलब ये देखो, ये यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं, ये इसमें जो है एक सर्कल नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला एक सर्कल, ये यहाँ एक सर्कल होता है, एक सर्कल टाइप में नीचे होते हैं 2 सर्कल होते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं। इसमें इसका मतलब जैसे आपके घर में पानी की टंकी रखी होती है, कोई टंकी है गोल शेप में है, वो आपका क्या होता है, वो बेलन टाइप होता है।
अच्छा, और क्या होता है बेलन टाइप में? जो सिलेंडर जिसको बोलते हैं, सिलेंडर, वो बेलन होता है। बेलन मतलब कोई भी गोल और उसमें सामान रखा जा सकता हो, जैसे ये है, ये गोल है इस तरीके से, ये दो लाइन ऐसे जोड़ रही इसको, और इसमें देखोगे तो आपको दो सर्कल इस तरीके से ये बने हुए हैं। अब इसके अंदर ऐसे जो भी डब्बा दिखाई दे तो ये आपको बेलन बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है वो जान लेते हैं। आयतन मतलब इसमें भरे जाने वाली, इसमें रखी जाने वाली उसकी कितनी कैपेसिटी है, इसकी क्या क्षमता है, इसमें कितना सामान हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो ये इसका आयतन होता है, अंदर का इसका जगह कितना है इसमें, ये आयतन होता है। तो चलो इसके बारे में हम कुछ फार्मूला के माध्यम से समझते हैं। वृत्तक, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आपका ये चित्र में दिया गया है बेलन। वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या, ये चीज दिया गया है, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। समझ जाओगे, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, सेकंडों में कर पाओगे। 15 सेंटीमीटर है, और उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का मतलब है यहाँ जो सर्कल था, ये जो सर्कल नीचे लगा हुआ है, ये यहां पर जो 20 सेंटर से ये लाइन आपको टच करती है, इस लाइन को, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस जिसको बोलते हैं, ये रेडियस हो गई। अब मुझे आयतन निकालने का फार्मूला जान लेते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाता है, बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाता है? देखो, अगर इसको सर्कल का सिर्फ हमें एरिया निकालना होता, बस इतना सीखना है आपको, इसका एरिया नीचे का सर्कल अगर निकालने के लिए क्या लगाते थे हम, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते थे, पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या निकलता था, इससे निकलता, ये देखो ये सर्कल बन गए एक, इस सर्कल का एरिया निकलता था पाई आर स्क्वायर से, ये नीचे का एरिया, इसी में मल्टीप्लाई कर दो हाइट, बस हाइट मतलब ये वाली हाइट, ये जो नीचे ये जा रही है, ये हाइट, जो हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर है, ये हाइट, इसको आप गुणा कर दो, आयतन आ जाएगा। हमेशा आयतन, चाहे आप किसी भी चीज का हो, चाहे क्यूब क्यूबाइड का भी आयतन निकालना होगा, तो उसका भी आयतन आपका नीचे का एरिया में हाइट गुणा कर देना, आयतन निकल आएगा। ये देखो हाइट, ऊंचाई गुणा कर दो, इसका इनटू में हो जाएगा h, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नीचे सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है इस सर्कल का, इसी में हमने h हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इतना कर दोगे आपका आयतन आ चुका है। तो देखो बेलन का आयतन निकालना है, बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का स्क्वायर, त्रिज्या आपको दिया हुआ, देखो ये त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ओके। हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 कर दो, बस इनको जो कटता है उसको काट दो, बस बाकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये हमेशा क्यूब में आएगा, ये देखो क्यूब में आंसर है, सब में जो भी आएगा क्यूब। क्यों क्यूब क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और हाइट इसमें 3 होते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा आपका, और कुछ कटेगा नहीं, नीचे तो कुछ है नहीं। अब 22 गुणे 15 कर दो, जो आएगा तो आंसर आ जाएगा। 22 गुणे 15, 15 का डायरेक्ट, 15 का डायरेक्ट टेबल आप पढ़िए, 15 2 जा 30, 30 की आएगा 0, कैरी आएगा 3, हासिल आएगा 3, 15 2 जा 30 और प्लस 3 33। अच्छा, एक चीज जानते हैं क्या छोड़ दिया था, आर का हमें स्क्वायर करना था। ये देखिए आर का स्क्वायर मतलब जो रेडियस था हमारा, इसको 2 बार लिखना चाहिए था, 2 बार कर देते हैं इसको, इंटू में 7, और फिर इसके बाद आ जाएगा इंटू में, देखो आर का स्क्वायर हो गया, 2 बार हो गया, अब इंटू में 15 हो जाएगा, 15 क्या, हाइट। अब ये आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा, एक आर हमारा छूट गया था, तो इसको हमने क्या कर लिया, देखो 22 गुणे 15,
ये 22 बचा, ये 15 बचा है, तो 22 गुणे 15 कर दिया तो 15 दूना 30 की शून्य, और 3 हासिल आए, 15 दूना 30 और 3 33, 330 आया। अच्छा, इस 330 को एक बार और गुणा कर दो, क्योंकि 15 और ये 22 दो गुणा हुए हैं और एक 7 अभी बचा हुआ है, तो एक बार 7 से और कर दो। 7 शून्यम शून्य, 7 7 जीरो जा जीरो, और 7 3 जा 21 की 1 कैरी आएगा 2, 7 3 जा 21 अब प्लस 2 23। बस ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। आपने क्या किया, इस जगह पर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक 7 तो डिवाइड में था, एक 7 न्यूमरेटर का कट गया ऊपर वाला, ये तीनों जो बच गए उसको गुणा कर दिया बस। तो 22 गुणे 7 गुणे 15, ये आपने इतना किया तो 2310 आ गए। 2310 देखो किसमें है, तो आप बोलोगे 2310 सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 0.7 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आपको 0.7 सब में दे रखा है थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए, तो ये आपका 2310 आपका राइट आंसर होगा इसका। जिस भी बेलन का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या 7 हो और ऊंचाई 15 हो, तो उसका 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा। आयतन मतलब इसके अंदर रखने की क्षमता। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, 17 आता है, तो वह संख्या क्या है? तो चलो जल्दी से करते हैं। एक संख्या है, वो तो संख्या मुझे पता नहीं है, तो वो संख्या मान लेते हैं कि x है। वह संख्या x में वही संख्या मतलब फिर से x है, तथा 5 जोड़ने पर, फिर से 5 जोड़ दो तो उत्तर हमारा 17 बन जाएगा। x मिलके बनेगा 2x, अब फिर से प्लस 5 बराबर 17। अच्छा, 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, इधर बचा 2x, इधर 17 लिखा है पहले से, 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 5 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12, इधर बचा 2x। अब x बस को यही रहने दो, गुणा वाले को ट्रांसफर कर लो, तो x बराबर 12, ये तो जो गुणा में है मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। ये जब बराबर से इधर उधर नंबर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं ना, तो साइन चेंज होता है, ये 2 भाग में चला जाएगा, 2 छक्का 12, x बराबर 6 आपका उत्तर आ गया इसका। अच्छा, जानते हो इतना इजी क्वेश्चन था कि आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? देखो ये 17 आता है, मतलब कोई भी एक संख्या होगी उसमें ये जोड़ने से सेम संख्या, तो चलो हमने x के माध्यम से ही समझा दिया, यही ठीक है। तो x 2x होते तो 2 से आपको भाग देना, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, 5 जोड़ने पर, तो इसका मतलब जब इधर 5 जोड़ोगे, इसका मतलब इसमें 5 घटेगा, तो 17 में 5 घटाओगे 12 बचा। अब 12 में से, क्योंकि 2x था, 2x में 2 से आपको भाग देना होगा 12 को, तो 12 को जब 2 से भाग दे दिया तो 6 आया। अब देखो उत्तर एक बार मैच करा लेते हैं। एक संख्या में वही संख्या जोड़ने पर, अब फिर 5 जोड़ोगे तो 17 आएगा, तो अगर 6 में 6 जोड़ो, देखो करके, एक संख्या 6 थी और इसमें यही संख्या फिर से 6 जोड़ दो, अब फिर इसमें इसके बाद 5 जोड़ दो, तो क्या 17 होता है, 6 दूना 12, 5 17 हो गया 17। इसका मतलब ये 6 जो है राइट आंसर है। ये ऑप्शनल रहते हैं, कुछ देख के भी आप बता पाओगे कि इसका उत्तर यही वाला होगा। आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर पे। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय कर सकती है। किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करना है। समझ गए दूरी? तो देखो दूरी यहां पर मीटर में दिया है, किसमें? छोटी वैल्यू में। मीटर क्या होती है? छोटी वैल्यू। और यहाँ 18 सेकंड, सेकंड भी छोटा वैल्यू है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जानते हो क्या करेंगे? एक तो लांग विधि समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मीटर है, सेकंड है, लेकिन 18 सेकंड है। आपको 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए। सबसे पहला काम, कभी भी 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लो, फिर जिसको जिसमें कन्वर्ट करना तो करते जाओ।
140 मीटर तो जा रही है लेकिन 18 सेकंड में। तो अगर आप 140 को 18 से भाग दे देते हो 18 से, तो 1 सेकंड में बन गई। कितना? 1 सेकंड में। अब आपको अगर 1 सेकंड की वैल्यू बन गई तो आपको इसको गुणा कर देना किससे? इसको अगर किलोमीटर पर एक 5/18 अगर आप कभी पढ़े होंगे 5/18 या तो 18/5, ये दोनों रेशियो कैसे बनता है उसको बाद में बताते हैं, पर एक ट्रिक बता देते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखें कि 5/18 और 18/5 दो वैल्यू है, तो हमें बदलना किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? बड़ा होता है किलोमीटर, है ना, मीटर से तो बड़ा होता है। तो बड़ी वाली वैल्यू इन दोनों में कौन है? 18 बड़ा है। ये 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, 18/5 नीचे हो जाएगा, 18/5। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर लेना था। ये 18 लिखा था, 18, चाहे 5/18 ले चाहे 18/5। तो यहाँ पर हम लेंगे बड़ी वाली वैल्यू, मतलब 18/5। क्यों? बड़ी वाली वैल्यू में निकालना था। अब जो कटता है उसको काट दो, आपका उत्तर आ गया। देखो ये 18 से 18 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 और 10 कट गया तो 4 बचा और 0, 40, 5 8 40, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 किलोमीटर प्रति आवर्स उत्तर आ जाएगा। किसमें है? सी नंबर में। एक बार एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा मैं जल्दी बता दिया कि 5/18, 18/5। थोड़ा मैं इसको अगर और डिटेल में बता दूं तो आप जिसको नहीं बनेगा वो बच्चे जान जाएंगे। इसी को मैं दोबारा बता रहा हूं, इसी सवाल को। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 और 60 को गुणा कर दोगे तो 1 आवर्स में, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। आया समझ में? अब देखो 1 किलोमीटर की वैल्यू हो गई, 1 घंटे की वैल्यू हो गई, तो इसको यहां लिख लो 1000/3600। ये आप यहां लिख लो। जो कटता है इसको इधर ही काट दो। तो देखो 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये, 1 0 ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 से काटोगे तो यहाँ 18 आ जाएगा। आया ना 5/18 यहाँ पर? 5/18 को ऐसे सवालों के लिए एकदम नोट डाउन कर लो। तो ये 5/18 आता कैसे है? हमने इसको 1 किलोमीटर की वैल्यू और 1 घंटे टाइम की वैल्यू, इन दोनों को हमने काटा तो ये 5/18 हमें एक वैल्यू मिल गई। ये दोनों रेशियो में लिखे हुए हैं, नहीं अनुपात होते हैं। तो जब किसमें आपको चेंज करना पड़ सकता है ये देख लेते हैं पहले। तो आपको चेंज करना पड़ सकता है या तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना, यहां पर दिया है। जैसे 18 यहां पर दिया 140 मीटर की दूरी जो है 140 मीटर 18 सेकंड में जाता है, मीटर पर सेकंड में, या तो किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर्स बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। सेकंड छोटा होता है, आवर्स घंटे बड़े होते हैं। तो अब ये 5/18 हमने कैसे प्लेस किए हैं यहां पर दोबारा देखिए। समझ गए? एक क्वेश्चन समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ के करके आओगे कहीं भी। ये 28 कहां से आए फिर से देखते हैं। इसको मिटाई देता हूं पूरा। हमारा 140 मीटर था और 18 सेकंड था। हमें 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये मीटर और सेकंड तो ऑलरेडी बदले हुए हैं, कुछ नहीं करना है। तो 1 सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम 140 मीटर को सेकंड से डिवाइड कर दें 18 से, तो ये 1 सेकंड बन चुका है। काटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ये 1 सेकंड की वैल्यू बन चुका है। और जब ये 1 सेकंड की वैल्यू बन गया तो अब चेंज किस में करना है? किलोमीटर पर घंटे में, क्योंकि सेकंड की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है। तो किलोमीटर पर बड़े वाले में चेंज करना है। बड़ा कौन है? 18, 18 बड़ा है, तो 18 को हम ऊपर रख देंगे, 18, और ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 छोटा वाला नीचे। बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर, है ना, मतलब ये 3600 ऊपर रखा जा रहा है।
और जो 5 नीचे रख रहे हो ना, 5 नीचे, मतलब ये 1 किलोमीटर की वैल्यू रख रहे हो 1000। ये ऑलरेडी हमने काट के पहले से रखा है, ये जल्दी करने के लिए बस। अब ये जो आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू रखे हो तो किलोमीटर प्रति आवर्स निकल के आएगा। 18 से 18 कट जाएगा, और 5 से काटोगे देखो, यहाँ पर आगे 5 दूनी 10, 4 बच गया, 40 बनेगा, 5 8 40 कट गया, ये बन गया 28 किलोमीटर प्रति आवर्स। जिसके समझ में नहीं आता इसलिए दोबारा हमने इसको बताया। ये 28 किलोमीटर पर आवर्स आपके बन गए। आगे बढ़ते हैं, 12 किलोमीटर। यहां बोला जा रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब 175 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से हमें कुछ घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग बनेगा। तो एक बात बताओ, इसके नजदीक में किस नंबर का हम वर्ग करेंगे तो पहुंच जाएंगे? अगर 11 का वर्ग करें, मतलब 11 गुणे 11 कर दें तो 121 बनेगा। चलो 10 से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको समझाना भी तो है। अगर 10 गुणे 10 करेंगे यानी 10 का वर्ग, तो आपका बनेगा 100। 11 गुणे 11 करेंगे, 11 का वर्ग तो बनेगा 121। 12 का अगर वर्ग करते हैं तो बनेगा 144। 13 का वर्ग करेंगे तो बनेगा 169, और 14 का वर्ग करोगे तो बन जाएगा 196। ये नंबर आपके, और आगे करते जाओ आप, 20 तक तो वर्ग सबको याद होना चाहिए। ऐसे 175 से छोटी किसका वर्ग है? देखो, अगर हम 14 का वर्ग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो ये कट। 13 का वर्ग अगर करते तो 169 होता है, मतलब इस नंबर को 169 बनाना है। तो एक काम करिए, 13 का वर्ग करोगे तो 169 बन जाएगा, यानी 175 को आप 169 बना दो तो 13 का वर्ग बन जाएगा। तो बनेगा कैसे? 175 में 169 घटा दो, जो नंबर का वर्ग चाहिए, तो ये नंबर, वो नंबर आपका बन जाएगा। वो नंबर निकल के आ जाएगा कि आपको 175 में घटाना कितना है। कितना घटा दोगे तो आपका वर्ग बन जाएगा, मतलब 169 बन जाएगा। तो ये छोटा दिख रहा है, स्मॉलर, तो कैरी लोगे तो 15 का 5 का 15 बन जाएगा, 15 में 9 जाएगा तो 6, बस ये 6 में 6 गए कुछ नहीं, 1 में 1 गए कुछ नहीं। तो आपके पास क्या निकल के आया? 6। मतलब अगर 175 में आप 6 घटा दोगे तो बन जाएगा 169। आया समझ में? ये बन जाएगा 13 का वर्ग, तो घटाना क्या है? 6। आपका उत्तर हो जाएगा 6। बहुत सरल सरल सवाल देते हैं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको ज्यादा फोकस करना है। और इसी चीज की मैं तैयारी करा रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ज्यादा कवर हों और ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर मिले। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला गया दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, यहां पर हम करेंगे क्या? देखो, यहाँ पर 39 है, 41 है, 43 है, 45 है, और यहाँ पर एक खाली स्थान है, इस जगह में कोई नंबर आपको डाल देना है, और जो नंबर यहाँ आएगा ना उसी को यहाँ पर आपको टिक कर देना है बस। तो आप देखो, 39 से 41 जाने में कितने का गैप है? 2 का। 41 से 43 यहाँ भी 2 का गैप, 43 से 45 यहाँ भी 2 का गैप, यानी अगर इसी में 2 और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे 47 बन जाएगा। 47 किस में है? सी नंबर में। उत्तर हो गया आपका। मतलब यहाँ पर सीरीज श्रृंखला चल रही है ना, एक श्रृंखला सीरीज चल रही है, जो कि एक नंबर को दूसरे नंबर से संबंध बताना कि क्या संबंध बन रहे, तो 2 का प्लस चल रहा है, तो आप फिर से 2 प्लस कर दिए तो 47 आपका उत्तर आ गया। अगला देखो, यहां पर दिया एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो एक बात बताओ, त्रिज्या दिया है मतलब रेडियस दिया है, अंग्रेजी व इंग्लिश वाले छात्र रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस के माध्यम से त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस आर, इसके माध्यम से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल की परिभाषा लगा दो, है ना, फार्मूला लगा दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बस ये 2-3 क्वेश्चन आपके इसी में आ चुके हैं, इसी में। एक किसी न किसी साल का ये पेपर है, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल, मान लो संख्या चेंज हो जाएंगे, अंक चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा तो आप करके आओगे, क्योंकि फार्मूला तो यही ना रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज बनना चाहिए बस। पाई की वैल्यू हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि 22/7। आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर मतलब रेडियस, ये त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर या रेडियस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो 28 × 28। अच्छा, इसका स्क्वायर करने मत बैठ जाना, स्क्वायर करोगे बड़ा हो जाएगा, इसी को 2 बार लिख दो तो स्क्वायर माना जाएगा। बस हो गया। अब जो नंबर आपका कटेगा उसको काट दो। तो 7 × 21, 7 × 4 28, यहाँ 4 बार में कट गया, कट गया। ओके, तो एक काम करोगे, हो गया। अब जो कटना था कट गया, इनको तीनों को, इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 28 × 4 करो पहले, 28 × 4, 8 × 24, 8 × 4 32 के 2 हासिल आए 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112 हो गया। अब इस 112 को 22 से गुणा कर दो, 112 × 22 कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। गुणा कैसे करना है, अंग्रेजी वाले छात्र, इंग्लिश वाले छात्र भी देखते जाएंगे। मतलब मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ऐड कर दो, यहां आ जाएगा 4, 4 + 2 6, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 2, 2 4 6 4। देखो किसमें है, 2 4 6 4। आइए मीटर, अच्छा त्रिज्या भी आपको मीटर में दे रखी है। एक बड़ी खुशी की बात ये है कि जो त्रिज्या दिया है ना, ये आपका देखो यहाँ पर मीटर में ही है। तो ये जो आया है तो मीटर स्क्वायर ही आएगा, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 4 6 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, इसको मैं आपको थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड भी बता दूंगा, मेथड के द्वारा, तो ताकि आपको भूले तो बिल्कुल ना। ट्रिक बोलोगे तो ट्रिक बता देंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड आना बहुत जरूरी है ऐसे सवालों के लिए, तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद रख पाएगा। एक वस्तु को 6800 6,800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई, नुकसान हुआ, है ना, लॉस हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सीपी मुझे नहीं पता, क्रय मूल्य नहीं पता, तो हम सीपी लिख देते हैं। क्रय मूल्य की जगह सीपी लिख रहे हैं, सीपी। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, मान लेते हैं कि सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्स है, सीपी एक्स है, ठीक है, एक्स है। अच्छा देखो, जो नुकसान होगा तो भी, अब फायदा होगा तो भी, दोनों मुझे कास्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर हमें नुकसान हुई है तो हम माइनस करेंगे। अब मुझे अगर कास्ट प्राइस में फायदा हुआ है, अगर यहीं पर फायदा लिखा होता, नुकसान ना लिखा होता, हानि ना लिखी होती, है ना, प्रॉफिट लिखा होता, तो हम प्लस करते। कहाँ, किस जगह में वो बताते हैं, 75% हानि हुई है, तो हम यहां लिख देते हैं 75% ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा। 75% ऑफ किसका, एक्स का। एक्स मतलब जो हमारा कास्ट प्राइस के ऊपर, ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 6,800 के बराबर। बड़े ध्यान से समझना, तो इस सवाल को बड़े आराम से आप करके आओगे, आप जल्दी भी करके आओगे, लेकिन इसको थोड़ा मेथड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कास्ट प्राइस निकालने आप जा रहे हो। मान लेते हैं कि कास्ट प्राइस एक्स है, नहीं पता मुझे, क्रय मूल्य एक्स है,
हमें जो नुकसान होता तो x के ऊपर ही नुकसान होता, तो यहां पर हमारा हो जाएगा, रुको यहां हानि लिख देता हूं पहले, इसके बाद उसको लिखेंगे। हमारा 75% ऑफ x है ना, 75% ऑफ x, ये क्या है, हानि है। हानि मतलब माइनस है ना, तो इसको लिख देंगे 75। इसको कैसे लिखेंगे हानि को, तो हम इसको लिख सकते हैं 75, अब परसेंट का मतलब भाग में 100, और आप का मतलब होता है गुणा या का, हिंदी में का बोलते हैं। 75% ऑफ एक्स, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो 75x बटे 100, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन हो गया, चलो इतने लिख देते हैं। 75 गुणे x बटे 100, इसको ऐसे लिखेंगे। ये हमारी हानि है। चलो अब यहां पर इक्वेशन बना लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं कि लिखा कैसे जाएगा। तो हमारा जो क्रय मूल्य है, जो हमारा खरीदा गया प्राइस है, ये x था, इसमें घट जाएगा 75%, 75 बटे 75x, अब बटे में 100, 75 बटे 100, और ये गुणे में x होगा, ये बराबर होगा किसके, 75, ये बराबर हो जाएगा 6800 के, 6800। इसी को सॉल्व करना है, इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं, तेख माना जाएगा, इनका दोनों का एलसीएम लोगे 100 बनेगा, एक का पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो 100 के लिए, तो 100, ये एक्स से पढ़ोगे तो 100x, माइनस है तो माइनस, 100 एक कम 100, 100 एक कम, एक का 75 से टेबल पढ़ोगे तो 75x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फायदा हुआ हो तो यहाँ प्लस लग जाता, तो ये 75x, ये किसके बराबर है, 6800 के, 6800। 100x में 75 घटाओगे तो बन जाएगा 25x, अब बटे में 100 है तो ये 100 रहेगा, ये किसके बराबर है, 6800 के। समझते जाना, समझना ज्यादा जरूरी। अब x की वैल्यू मानना है कि हमारा इसका मेन है कि कास्ट प्राइस आपको बतानी है, क्रय मूल्य बताना है। अब आपका क्रय मूल्य आने वाला है, हो गया, x आप यहीं रहने दो, 6800 रुपए यहाँ पहले से लिखा हुआ है। ये जो है इस जगह जो नंबर है, इसको नंबर साइड भेज दो, नंबर साइड जब इसको भेजोगे तो जो भाग में है चला जाएगा गुणा में, आज जो ये 25 जो है यहाँ गुणा हो रहा है x के साथ में, ये चला जाएगा भाग में, बस। अब इसको जो कटता है इसको काट दो, तो 25 एक कम 25, और 25 चौको 100, ये आपका कट गया। अब आपका उत्तर आ चुका है, देखो उत्तर क्या आएगा, यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ उत्तर लिख दो, जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जीरो को आप डायरेक्ट लिख दो, ये आपका जीरो को मल्टीप्लाई हो चुका, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमेशा जीरो ऐड हो जाते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 4 का टेबल पढ़ो 8 बार, 4 8 जा 32 की 2, कैरी आएगा 3, अब 4 6 जा 24, अब प्लस 3 27, 27,200 आपका उत्तर आएगा ये। तो आपने इसको बड़े अच्छे ढंग से आपने जाना कि 27,200, अगर हमारे किसी का कीमत 27,200 रुपये रहा होगा, तो हमने 75% हानि में, हमने या आपने 27,200 रुपये कीमत वाली वस्तु को अगर आप बेचोगे 75% के हानि में, तो 6,800 रुपये आपको मिलेंगे, क्योंकि 6,800 में बेचा है वो, तब उसको 75% की हानि हुई, तो उसकी कीमत कॉस्ट प्राइस हो जाएगी या क्रय मूल्य हो जाएगा इतना। तो थैंक यू दोस्तों, इसमें हमने 15 क्वेश्चन आपको कवर कराए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और इस तरीके से हम आर्मी भर्ती के लिए आपको वीडियो हमेशा डालते रहेंगे। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो हम नए वीडियो फिर से डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। धन्यवाद।